हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज जो हम अपनी 10th क्लास का जो एक टॉपिक हमारा छोटा सा बचा हुआ है चैप्टर नंबर 5 से पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आज हम उसकी बात करेंगे। बेटा, इससे पहले हमने अपनी चैप्टर की 2 वीडियोज़ और अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। चलिए, तो आज की बात करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर 5 है उसको आज हम फिनिश कर देंगे, आज वो ख़त्म हो जाएगा लगभग हमारा। तो हम लास्ट टॉपिक हमारा है पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ आधुनिक आवर्त सारणी की हम लोग बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आपको अपनी आवर्त सारणी की दिखाई है, इस प्रकार से हमारी जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, वो इस प्रकार से होती है। यहाँ सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट, देखो ये सबसे लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब बिल्कुल लेफ्ट साइड होती है इसकी, ये इसका एक्सट्रीम राइट मतलब राइट साइड होती है। बीच में ट्रांजिशनल मेटल्स होती है जो हमें नहीं पढ़नी है इसमें। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल होती है और इसमें छोटे छोटे क्या बने होते हैं, देखो ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि यहाँ पर कुछ ऐसी लेटी हुई लाइनें हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और कुछ ऐसे खड़ी लाइनें हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं, या जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब जो ऐसे आपके लेटी हुई लाइनें होती हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं बेटा? पीरियड्स। तो हमारे पास टोटल कितने पीरियड्स हैं? P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। हमारे पास 7 क्या है यहाँ पर पीरियड्स है, मतलब 7 हमारे पास आवर्त है। तो ये जो लेटी हुई लाइनें इनको हम आवर्त बोलते हैं, मतलब पीरियड बोलते हैं। जैसे ये सीधी लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं बेटा ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब समूह। तो ये हमारे पास कितने हमें पढ़ने हैं? 18 समूह। देखो 1 2 फिर 13 14 15 16 17 18, हमें 1 2 2 के बाद सीधा 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां और 18वां, ये 18 ग्रुप मतलब 18 समूह हमें पढ़ने हैं। तो ये हमारी क्या है बेटा? पीरियोडिक टेबल है, मतलब आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी के एक्सट्रीम लेफ्ट पर, मतलब सबसे इधर लेफ्ट साइड पर होती हैं धातु, मतलब मेटल्स होती हैं। और इस आवर्त सारणी के जो हमारी राइट साइड है बेटा, इसमें होती हैं नॉन मेटल्स, मतलब अधातु होती हैं। क्या होती हैं? अधातु होती हैं। यहाँ पर ये दोनों लाइनें जो होती हैं ये किसकी हैं बेटा? धातुओं की, मतलब मेटल्स की हैं। और ये जितने 13 14 15 यहाँ हमारे पास क्या होती है? अधातु होती है। इसमें मैंने छोटा सा ये चीज़ें हाईलाइट की, ये हमारी मेटलॉइड्स होती हैं, मतलब ये उपधातु होती हैं। ठीक है बेटा, क्या होती हैं? ये हमारी उपधातु होती हैं। तो हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी से पहले छोटा सा डिस्कशन है हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको हेनरी मोजले ने हमें 1913 में उन्होंने हमें बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी, वो हमारे द्रव्यमान के मतलब मास नंबर के आधार पर नहीं होती। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या क्या होती है बेटा? मतलब आपके परमाणु संख्या के आधार पर है। परमाणु संख्या का मतलब होता है कि आपका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर। ये सबसे बड़ी बात थी। अभी तक हमने जितनी भी आवर्त सारणियाँ देखी थी, चाहे वो मेंडलीफ ने बात की, चाहे वो डोबेराइनर ने बात की, चाहे वो आपकी न्यूलैंड ने बात की, सब ने क्या कहा था? सब ने अपनी आवर्त सारणी या अपने लॉज को, जितने भी उन्होंने नियम दिए, सबका जो आधार रखा था, जो बेस था, वो द्रव्यमान मतलब मास नंबर को रखा था। किसको रखा था बेटा? मास नंबर मतलब द्रव्यमान को रखा था। लेकिन हेनरी मोजले ने हमें कहा कि अगर आप द्रव्यमान की बजाय अगर आप परमाणु संख्या के आधार पर अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं, तो जितनी भी त्रुटियां, जितनी भी जो एरर्स, जितनी भी जो लिमिटेशंस हमारी अभी तक जनरेट हो रही थी हमारी आवर्त सारणियों में, हमारी पीरियोडिक टेबल्स में, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी। जो नील बोहर हैं हमारे पास साइंटिस्ट, उन्होंने इस चीज़ को, पीरियोडिक टेबल को हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। क्योंकि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किसके आधार पर हो गई थी? एटॉमिक नंबर के बेस पर, मतलब किसके? परमाणु संख्या के आधार पर हो गई थी। तो उससे बहुत सारी चीज़ें थी वो रिजॉल्व होगी। जैसे अगर हम बात करें मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीफ अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाया था, जबकि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को हमने कहाँ जगह दी है? सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट मेटल्स के ऊपर हमने उसको एक स्पेशल प्लेस दिया। देखो सारी की सारी पीरियोडिक टेबल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सारी ऐसे कनेक्टेड है। आप देखिए हर एक बॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन
देर इज़ अ गैप बिटवीन हाइड्रोजन एंड लिथियम। बिल्कुल हाइड्रोजन और लिथियम की यहाँ से देखिए आप, छोटा सा गैप आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ इसको एक स्पेशल प्लेस दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसका रीज़न हम लोग अभी जानेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि नील बॉहर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जैसे नील बॉहर ने हमें बताया कि हर एक एटम, जो हर एक परमाणु होता है, उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भरने की कैपेसिटी होती है, मतलब उनको अपने अंदर रखने की एक कैपेसिटी होती है। उन्होंने कहा कि हर एटम के, हर परमाणु के पास कुछ कक्ष होते हैं। कक्ष मतलब कुछ शेल्स होती हैं, और उन कक्षों को, शेल्स को उन्होंने नाम दिया के, एल, एम और एन। उन्होंने कहा जो के, एल और एम, एन सेल्स है, इस तरीके से ये कोर्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने कहा हमें कि जिस प्रकार से हमारे पास क्या है बेटा, घर में कमरे होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे कमरे किसके पास होते हैं, हमारे एटम्स के पास भी होते हैं, मतलब परमाणुओं के पास होते हैं। और हर एक कक्ष में, हर एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स को भरने की कैपेसिटी वो फिक्स होती है। 2n² इलेक्ट्रॉन्स को हर एक कक्ष, हर एक जो कोस्ट होता है, कक्ष होता है, मतलब शेल होती है, वो अपने अंदर भर सकती है। कितने? 2n²। n मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, n मतलब आपके कक्ष, मतलब शेल की संख्या हो जाएगी, ठीक है, सेल का नंबर हो जाएगा। जैसे मैं k की बात करूँ तो k के पास, k का फर्स्ट नंबर है तो n की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो 2n² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मैं l की बात करूँ तो l का नंबर 2 है तो n की संख्या 2 हो जाएगी, और यहाँ n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 × 2, 2⁻², दैट इज 2 2 4, 4 2 8। तो l अपने अंदर 8 भर सकता है, m अपने अंदर 18 भर सकता है, और n इसी प्रकार से अपने अंदर 32। जैसे आप m की बात करेंगे तो m का नंबर कौन सा? तीसरा, 1 2 3। तो थर्ड हमारे पास शेल है कौन सी? m। तो n की संख्या, हम n का नंबर हमारे पास 3 हो जाएगा। अब n की जगह यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होता है। 9 2 18, दैट इज़ ये अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो इस तरीके से जो नील बोहर थे उन्होंने हमें सिखाया कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने अंदर कोई भी जो एटम है वो अपने अंदर भर सकता है। चलिए, तो इसके पास कौन कौन से बेटा, के, एल, एम और एन, ये कक्ष होते हैं, ये कोष्ठ होते हैं। हर एक जो कक्ष होता है, मतलब जो शेल होती है, वो अपने अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरकर जितने उसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब 8 नंबर होता है। के पहला इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पहला कक्ष है, तो वो अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। एल अपने अंदर 8, मैक्सिमम 8, 8 और 8, ये बाकी 8 इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। 8 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेक्स्ट को दे देंगे, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट कोस्ट को भरने की कैपेसिटी है, उसके बाद वो नेक्स्ट को देते चले जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है अपनी कोस्ट में, अपनी शेल में भरने के लिए। इसी तरीके से हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 है। तो इनको वो भरेंगे कैसे? हम लोग के, एल, एम और एन यहाँ लिख लेते हैं। के अपने अंदर कितने भर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो के में रह जाएगा। इसी प्रकार से हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में आ जाएंगे बेटा? फर्स्ट शेल में ही के में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने किस में भर दिया? के में भर दिया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो के में। अब 3 में से 2 गया 1, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट, दैट इज एल शेल में आ जाएगा उसके, ठीक है। तो 2 और 1, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, वो 2 और 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हीलियम के पास है 4, तो यहाँ 2 भरेंगे क्योंकि ये 2 ही भर सकता है, तो बाकी बचे हुए नेक्स्ट को दे देगा वो, दैट इज 2। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास तो 2, और बाकी बचे हुए 3 नेक्स्ट के पास 3। ऐसे ही कार्बन के पास 6 है तो 2 4, नाइट्रोजन के पास 7 है तो 2 5, ऑक्सीजन के पास 8 है तो 2 6 हो जाएगी। फ्लोरीन के पास 9 है तो 2 7 हो जाएंगे। ऐसे ही नियॉन के पास 10 है तो 2 8। जैसे ही 8 कंप्लीट होंगे एल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही इसका ऑक्टेट मतलब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे वो नेक्स्ट में अब इलेक्ट्रॉन्स को देना शुरू कर देगा। जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम का नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी बेटा? 11 होगी। तो वो 11 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? सोडियम के पास। तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को वो भरेगा कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो वो किस में भर देगा? के में भर देगा। अब 11 में से 2 गए 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन वो किसको देगा बेटा? एल को। एल अपने पास 8 भर सकता है, 9 में से 8 वो अपने पास रख लेगा, एक वो नेक्स्ट तीसरे को दे देगा, दैट इज किसको दिया उसने? एम को दिया। तो 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 8 और 1। ऐसे ही मैग्नीशियम का नंबर 12 है तो 2 8 2। एल्यूमिनियम का 13 है तो 2 8 3 हो जाएगा। देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इनको काउंट करो, वो उतने आएंगे। 13 है तो 8 और 2 10, 10 + 3 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से वो भर सकता है। सिलिकॉन की बात करूँ तो 2 8 और
4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी एटम अगर हमारे पास है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे पास है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट पता चली। जैसे हमें पता चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उससे आपको पता चला कि कितने कक्ष हैं, कितने कोष्ठ, कितने शेल्स हैं किसी भी एटम के पास। अब देखो, इसके पास तो एक ही कोष्ठ है, एक ही कक्ष है, मतलब एक शेल है। तो इसका आउटर मोस्ट जो कक्ष होगा, जो कोष्ठ होगा, जो शेल होगी, वो एक ही होगी। अगर मैं हीलियम की पास बात करूँ तो उसके पास भी एक ही होगी। लिथियम की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे एक और दो, कितने, 2। अगर मैं यहाँ से बात करते जाऊँ तो सबके पास 2 है। जैसे ही सोडियम के पास पहुँचे तो कितने हो गए, 1 2 3। तो आउटर मोस्ट कक्ष की, आउटर मोस्ट जो कोष्ठ है, कोष्ठ मतलब जो बाहरी कक्ष है उसका, आउटर मोस्ट जो शेल है हम उसकी बात करें तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन है, सिर्फ के है। इसका भी के है। अगर मैं इसका बात करूँ तो के, एल इसका लास्ट है, यहाँ भी एल, इन सब में एल है। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है, जो आउटर मोस्ट कक्ष मतलब जो बाहरी कक्ष, वो क्या है, एम है, के एल एम। लास्ट में जो कौन आ रहा है, एम। यहाँ लास्ट में के था, यहाँ एल है, यहाँ एम है। इसी प्रकार से वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो हमें अब अगर हम बात करें कि किसी भी एटम की, मतलब किसी भी परमाणु के अगर आखिरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके क्या होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपसे किसी भी नंबर के संयोजक इलेक्ट्रॉन निकालना आ जाता है, जैसे मैं कहूँ कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन बताओ, तो कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज बाहरी कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन के पास आखिरी कक्ष कौन सा है, एल, और उसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 5। तो ये 5 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ हीलियम के पास कितने हैं बेटा, आउटर मोस्ट कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो उसके पास कितने हैं बेटा, लास्ट में आउटर मोस्ट कक्ष में मतलब बाहरी कक्ष में कितने, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। मैं वैलेंसी नहीं कह रही हूँ, मैं संयोजकता नहीं बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ बेटा, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो जैसे अगर मैं किसकी बात करें, नियॉन की बात करूँ तो नियॉन का नंबर 10 होता है, आउटर मोस्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो उसके पास तीसरा कक्ष, आखिरी कक्ष कौन सा है, एम का है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे बेटा, 3। तो इसी प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज जो संयोजक इलेक्ट्रॉन्स है, वो आप निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जैसे सोडियम का नाम आपको दे देंगे, कोई एक्स इलेक्ट्रॉन है जिसके पास 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11 है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे करेंगे, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सोडियम का नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो उनको भरना शुरू करेंगे, 2 8 1 उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और फिर आप आउटर मोस्ट शेल में बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसके क्या हो जाएंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। कितने बचे, 1। तो इस प्रकार से आप किसी भी एटम का क्या निकाल सकते हैं बेटा, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें, ये तो थी संयोजक इलेक्ट्रॉन्स की बात। अगर मैं संयोजकता की बात करूं बेटा तो संयोजकता निकालना भी हमें यहीं से आएगा। देखो, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स और संयोजकता में फ़र्क है। संयोजक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, किसमें, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हो जाएंगे संयोजक इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं संयोजकता की बात करूं, संयोजकता मतलब अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। क्या होता है वैलेंसी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम। अगर मैं वैलेंसी मतलब संयोजकता की बात करूं तो संयोजकता होती है अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, मतलब परमाणुओं के बीच में शेयर किए गए दैट इज के बीच में लिए गए व दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जैसे हर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, हर एक जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो अपना ऑक्टेट दैट इज़ अपना जो कक्ष है उसको या तो कम्प्लीटली भरना चाहता है
या वो इसको कम्प्लीटली खाली करना चाहता है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके पास कक्ष भी एक है और इसका आउटर मोस्ट जो कक्ष है, जो बाहरी कक्ष है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर यहाँ ज़ीरो बना ले और फुलफिल कर ले अपने आप को, मतलब स्टेबल हो जाए। जब भी किसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहरी कक्ष है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं तो वो क्या करता है, या तो उसको बिल्कुल खाली करने के लिए अपने खाली करके अपने आप को स्टेबल बना लेता है, या उसको कम्प्लीटली उसके 8 इलेक्ट्रॉन भर के उसको क्या कर लेता है बेटा, स्टेबल बना लेता है अपने आप को। ठीक है, तो उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, किसको, उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जो हर एक एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या करता है, या तो किसी को दे देता है, मतलब शेयर करता है, या तो किसी को दे देता है इलेक्ट्रॉन्स, उनको बिल्कुल खाली कर देता है अपने आप को, अपनी लास्ट वाली शेल को, या अपनी लास्ट वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, पूरा भरने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है। तो लेना और देना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देना या इलेक्ट्रॉन्स को किसी से लेना। जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी से लेगा, जब भी एटम किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज आएगा वहाँ पर। जब वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा तो वहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बेटा, प्लस। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 2, 8 और 1, ये के कक्ष है, के शेल, एल और एम। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मतलब इसके अगर मैं संयोजक इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं बेटा, तो उसकी संख्या कितनी है, 1। कितनी है, 1। अब m के पास कैपेसिटी है कि वो 8 भर सकता है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 1। मतलब अब उसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर वो अपने 8 पूरे कर ले, या ये 1 किसी को देकर अपने जो लास्ट शेल है उसको खाली कर दे। तो ये दोनों कंडीशन है इसके पास कि या तो 7 ले ले या किसी को 1 दे दे। लेकिन 7 लेने में, किसी भी एटम को 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इससे बेटर है वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को जब वो देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो सोडियम है उसके ऊपर क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, Na+ बन जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 11 से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 10 हो गए। और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होगी, 2 और 8। और ये प्लस चार्ज ये दिखाता है आपको कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसीलिए इसकी जो संयोजकता है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, संयोजकता मतलब वैलेंसी। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कह रही हूँ बेटा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। जितना इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को देता है या इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है वो हमें बताती है कि उस एटम की, उस परमाणु की संयोजकता कितनी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एटम की क्या निकाल सकते हैं बेटा, संयोजकता मतलब वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट है इसके लिए हमारे पास कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की, एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब तक किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमेशा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा। मतलब देगा तो उसके पास आएगा प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा बेटा, प्लस चार्ज आएगा। मतलब जैसे यहाँ है तो ये +1 चार्ज, ये +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये +3 और जैसे ही 4 तो इक्वल 4 ही वो किसी को दे सकता है और 4 ही किसी से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जिसके पास 5 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। सबको या तो 8 बनाने होते हैं या बिल्कुल क्या करना होता है बेटा, 0 बनानी होती है। तो 0 बनाने के लिए तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब 8 बनाने के लिए तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा। देखो 5 उसके पास है, उसको बनाने हैं 8, तो क्या करेगा 5 और कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर 3 कितना, -3 आएगा। 6 है तो -2, 6 + 2 8 हो जाएंगे। ऐसे ही 7 + 1 8 होता है, तो ये -1। ये है इसका चार्ज कि किस एटम के ऊपर, किस परमाणु के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा। +1 +2 +3 +4 का मतलब वो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। +3 -3 -2 और -1 का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ इसकी जो अगर मैं बात करूँ संयोजकता की, देखो ये तो चार्ज था, अगर मैं संयोजकता की बात करूँ मतलब
मैं वैलेंसी की बात करूं तो यहाँ वैलेंसी होगी 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। जैसे ही यहाँ 4 आ गई उसके बाद 3 2 1, ये क्या हो जाएगी बेटा, इनकी संयोजकता वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अगर आखिरी कक्ष में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो उसकी संयोजकता एक, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हुए 5 तो उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0। ठीक है बेटा, तो ये आप किसी भी एटम की क्या निकाल सकते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं और संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। अगर मैं इसकी अगर मैं इसके संयोजक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करूँ तो वो होता है 2, 8 और 7। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसकी संयोजकता की बात करूँ, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 बनाने के लिए उसको एक चाहिए तो वो एक किसी से ले लेगा। मतलब अगर वो एक किसी से ले रहा है तो उसकी जो संयोजकता है, जो उसकी संयोजकता मतलब उसकी वैलेंसी है, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से किसी भी एटम की, परमाणु की आप संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, सल्फ़र। सल्फ़र के पास 16 नंबर होते हैं। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2, 8 और 6। 6 मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 6। अब 6 हैं तो 8 बनाने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके पास इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वैलेंसी मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन्स और संयोजकता आप किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक है, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें कैसे हमें ये कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है, वैलेंसी के कंसेप्ट को मतलब संयोजकता के कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और परमाणु का साइज कैसे घटता बढ़ता है, धात्विक गुण और धात्विक गुण कैसे होते हैं, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।